हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है टॉक शोज की श्रृंखला के अंदर। न्यूज टाइम आपके सामने हमेशा ज्वलंत मुद्दों को लेके आता है, उन मुद्दों को लेके आता है जो समाज को उद्वेलित करते हैं। आज यानी कि 5 तारीख को भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य नागालैंड, वहां पर जो कुछ हुआ बहुत ही दर्दनाक। गलतफहमी कही जाए या कोई और नाम दिया जाए, लेकिन अभी तक प्राप्त समाचारों के अनुसार 14 से ज्यादा व्यक्तियों की, मासूम लोगों की जान चली गई, जहां सेना के बलों के द्वारा शायद गलतफहमी हो या कोई और कारण हो, इसके ऊपर अभी हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गोली चली और उसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई। कुछ रिटेलिएशन हुआ जिसके अंदर सेना की कुछ गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। सुनने में आया कि एक जवान भी शहीद हुआ है और कुछ और आगजनी भी हुई है। घटना एक तरह से बहुत ही दुखद है। नागालैंड का मुद्दा, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कि भारत का सबसे पुराना मुद्दा है, कश्मीर से पुराना मुद्दा है। 100 साल के करीब ये पुराना मुद्दा होगा, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। मुद्दे जो भी हों, कहीं ना कहीं जब इतने लंबे हो जाते हैं तो वो अपने पीछे एक दास्तान छोड़ जाते हैं। इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ श्री BL वोहरा जी मौजूद हैं। स्वागत है वोहरा जी आपका। श्री BL वोहरा जी फॉर्मर DGP है और नॉर्थ ईस्ट में भी कार्य कर चुके हैं। बहुत अनुभव है। उनसे हम पहला कमेंट लेना चाहेंगे, पहली टिप्पणी लेना चाहेंगे जो दर्दनाक घटना वहां पर घटी है उसके बारे में। वोहरा साहब, आपकी पहली टिप्पणी, फर्स्ट कमेंट ऑन द नागालैंड इवेंट। दिनेश जी, बड़ी दुखद घटना है जैसा आपने कहा। जी, दर्दनाक, जान चले जाना किसी की बगैर किसी गुनाह के तो है जी, ही, नेचुरली बड़ा भारी नुकसान है। जी, और सबसे दुखद बात यह है कि वो एक गलती हुई है। जी, लेट अस बी फ्रैंक, गलती हुई है आर्मी से। हालांकि वो आर्मी अपने बयान में उन्होंने गलती को नहीं कहा है, कहते नहीं, जनरली नहीं कहती, रिग्रेट करती है, उन्होंने किया है। और घटना की डिटेल आपको मालूम ही है। कुछ मजदूर थे जो खड़े थे और अपना काम करके, और रास्ते में उनका एम्बुश हो गया। जी, आर्मी का ये वर्शन है कि उनको एक इंटेलिजेंस थी कि इंसर्जेंट जो हैं वो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी गाड़ी में। आपने खुद ही कहा कि नागालैंड की इंसर्जेंसी बहुत पुरानी है, कश्मीर से भी पुरानी है, जो सही कहा आपने। और इंसर्जेंसी तो है, और आर्मी भी वहाँ पता नहीं कितने दशकों से आर्मी वहाँ चली आ रही है, बल्कि पक्की रहती है वहाँ पे आर्मी। आर्मी के पक्के वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ये सारा कुछ है। जी, तो घटना तो दुखद है ही, और हमारी श्रद्धांजलि उनको जो चले गए। आर्मी के भी एक दो जो लोग मरे हैं। और मैं आपको खास करके ये मुबारकबाद जरूर देना चाहूंगा, कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहे हैं। जी, और जैसा आप देख रहे हो, मैं भी देखता हूँ, ये हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं, नेशनल चैनल हैं, देश के लिए लगता है नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं। जी, कभी बिल्कुल, कभार को बहुत भारी घटना हो जाए, वो भी आज भी मैं देख रहा था, एक दो चैनल ने न्यूज़ के ज़रिए ज़रूर दिया, लेकिन किसी ने, एक आध चैनल को छोड़ के जिस पे मैं था, इसको डिस्कस नहीं किया। जी। वोरा साहब, घटना तो बहुत दुखद है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी इंस्टीट्यूट हुई है। आखिरकार वहां पर ये एक मिसट्रस्ट की जो बातें हैं, ये होती क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आपने तो नॉर्थ ईस्ट को इतने लंबे टाइम कवर किया है, वहां आप रहे हैं, DGP रहे हैं, आप बहुत सारी स्टेट्स में रहे हैं। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कौन इंसान होगा जो नॉर्थ ईस्ट को जानता होगा और वहां के हालात को, जमीनी हालात को जानता होगा, चाहे मणिपुर हो, त्रिपुरा हो या बाकी राज्य हो। वहां पर ये मिसट्रस्ट क्यों है अल्टीमेटली, सरकारी तंत्रों के प्रति या सरकारों के प्रति? ऐसा क्यों है? क्या कारण क्या है उसके पीछे? आपने देखिए, JNK में जो हाल है वही हाल वहां पे है।
मैंने J&K में भी सर्विस की है, पंजाब में भी की है। जैसे J&K में ट्रस्ट है, वैसा वहाँ ट्रस्ट है। अब इसके लिए तो बड़ी गहराई में जाना पड़ेगा, इस देश के इतिहास में जाना पड़ेगा। ये देश जैसे गठित है, ये 1947 से पहले तो ऐसा देश कभी इतिहास में था ही नहीं। तो अब इसमें कई एरियाज जो जुड़ गए एज वन इंडिया, और उसमें नॉर्थ ईस्ट के भी आ गए, इधर भी आए जो J&K आए। तो ये तो हुई लंबी बात। अब सवाल है कि बड़े ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि साहब हम लोग कभी इस देश का हिस्सा नहीं रहे। ये उनकी अपनी समझ है, कुछ फैक्ट्स भी हैं, और वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं, मणिपुर है और नागालैंड है, इवन त्रिपुरा भी है, असम में भी आप जानते हैं उल्फा वगैरह है। तो ये लंबी लड़ाई है। अब होता क्या है कि जब आप किसी बच्चे को आराम से वो चीज नहीं देते जो उसे चाहिए, तो वो फिर नेचुरली वायलेंट होता है। ऐसा नहीं कि ये बच्चे हैं, तो मेरा मतलब एक वो रिएक्शन है। अब ये सोचते हैं कि वायलेंस के जरिए इनको अपने इंडिपेंडेंट देश मिल जाएंगे। पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी फौज है यहाँ की, लेकिन वो शायद समझते नहीं या सोचते हैं कि हम लोग शोर करते रहें। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, कुछ मसले हल हुए, नॉर्थ ईस्ट में भी हुए। अभी बोडो एग्रीमेंट हुआ, पहले मिजोरम में आपको याद होगा बड़ी इंसर्जेंसी थी, तो वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ और वहां शांति हो गई। और एग्रीमेंट्स तो खैर पंजाब में भी हुए, होते रहते हैं, ये सारा कुछ है। अब सवाल आपने पूछा क्यों है, क्यों इसलिए है कि लोगों की अभी भी भावनाएं ये हैं कि हम इंडिपेंडेंट थे, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उसके लिए अगर इंडिपेंडेंट नहीं तो कम से कम हमारी कुछ डिमांड्स ऐसी पूरी हो जाएं। जैसे नागालैंड कह रहा है कि मुझे एक सेपरेट फ्लैग दे दीजिए, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दे दीजिए, जो जम्मू कश्मीर में भी आपको याद है इशू था। लेकिन अब भारत सरकार ये उनको दे देगी तो सबको देना पड़ेगा। तो जब वायलेंस का सहारा लिया जाता है, और फिर और ताकतें हैं जो बढ़ावा देती हैं। नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान ने बहुत बढ़ावा दिया। अब इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान तो था ही, और अभी भी उनके कुछ लिंक्स हैं वहां जो चल रहा है। चाइना ने बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। अब ऐसे जब सचार एटमॉस्फेयर में आर्मी काम करती है, तो एक जिसको एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, ट्रिगर हैप्पी। पुलिस हो या आर्मी हो, ट्रिगर हैप्पी हो जाती है। लेकिन आर्मी और पुलिस में फर्क यह है कि आर्मी इज ट्रेन टू किल, पुलिस इज ट्रेन टू मैनेज, क्राउड कंट्रोल हो या कोई भी हो। तो इस वजह से ये सारी घटनाएं जो हैं ये बढ़ जाती हैं। उनके पास खाली हथियार होते हैं, पुलिस के पास लाठी होती है। तो जब घर में भी देखिए, जब व्हेन एवरीबॉडी इज एजिटेटेड, तो घर में भी क्या होता है, क्लैश होता है। इन कारणों से ऐसी घटनाएं, और ऐसा नहीं कि ये कोई घटना, ऐसी घटना को पहली बार हुई। नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, इतने बड़े स्केल में शायद इन रीसेंट मेमोरी नहीं हुई, लेकिन अम्बुश तो होते रहते हैं। तो इस कारणों से ये सब कुछ वहां पे होता है। अब यहाँ पे 2-3 मुद्दे उठते हैं। एक तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हो गई है, सेना ने शोक जताया है, गृह मंत्री ने शोक जताया है, लेकिन कोई भी मुआवजा अभी तक जिन्होंने जान चली गई, कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। ये जो चीजें हैं, क्या इसके अंदर आपको लगता है वोरा साहब कि कोई इंटेलिजेंस का फेलियर भी है इसके अंदर? आपको लगता है इस किस्म का कि कहीं इंटेलिजेंस के जो फेलियर हो सकते हैं इस सिस्टम के अंदर, वो भी इसके अंदर हुए हैं? शायद कुछ, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी डिफिकल्टीज हैं जो आ रही हैं वहां पर। फेलियर है। जी जी, कुछ संपर्क में कमी आ रही थी। या तो ये दिनेश जी इंटेलिजेंस फेलियर है, या इंटेलिजेंस की इवैल्यूएशन का फेलियर है, या इंटेलिजेंस का इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर है। जी 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 जी। इंटेलिजेंस की फेलियर का अभी आप देखिए, रिसेंटली मणिपुर में भी आपको याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही घटना हुई जिसमें कर्नल साहब मारे गए, उनकी बीवी भी थी, उनका बच्चा भी था। जी बिल्कुल। तो वहां इंटेलिजेंस थी नहीं शायद, तो इंटेलिजेंस का ना होना भी फेलियर है। जी, गलत होना भी फेलियर है। जी।
उसको समझना, एवेल्युएट करना, उसके नतीजे निकालने, उसको इम्प्लीमेंट करना भी फेलियर है, तो डेफिनेटली इट इज एन इंटेलिजेंस फेलियर जी ऑन वन फ्रंट और द अदर। जी अब मुआवजे की बात कर रहे थे, देखिए ऐसा है, इसमें एक तो सरकार का हमेशा ये व्यू रहता है भाई मुआवजा वहां दिया जाए जहां मुआवजा जेन्युइन बनता है। जी अब आप जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अब इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसके लिए वो वेट कर रहे होंगे। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन रोक रहा है मुआवजा देने में, वो देना जी चाहिए। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, हर जगह दिया जाता है, देना चाहिए, जॉब ऑफर करनी चाहिए। ये तो तय है ना कि वो सिविलियंस थे। जब जी ये तय है तो मुआवजा देने में और नेक्स्ट ऑफ किन को जॉब देने में क्यों हेजिटेशन है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो मुद्दे हैं, चाहे मुआवजा का मुद्दा हो या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब तक आएगी, उनका कब आपने शायद एक किसी प्रोग्राम में एक बात कही थी कि कई बार ऐसा होता है कि आर्म फोर्सेस की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर शायद उतना सहयोग कई बार नहीं मिल पाता है, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। क्या ऐसी घटनाएं नॉर्थ ईस्ट में होती रहती हैं? देखिए ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। जी, ये इंक्वायरी दो तरह की होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है ये सिर्फ आर्मी करती है जी, अपने इंटरनल लॉज के मुताबिक। पुलिस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं करती, पुलिस केस रजिस्टर करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। ये जी, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। जी, आर्मी का ये होता है जनरली कि वो सिविल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते। वो घटना होती है, वो कहते हैं हम खुद ही अपने यहाँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे और जो गलत बंदा होगा उसको हम कोर्ट मार्शल करके उसको हम सजा देंगे। और वो जी, जनरली बंदे को अपनी कस्टडी में रखते हैं, अगर किसी को सजा भी करते हैं, कभी कभी सिविल जेल में भेज देते हैं। तो वो एक अलग प्रक्रिया है। पुलिस की आप जानते हैं कि अलग प्रक्रिया है। अब सवाल है कि इस मामले में तो घटना सिविलियन के साथ हुई जो हुँ, पुलिस की जुरिस्डिक्शन बनती है, लेकिन बिल्कुल, चूंकि आर्मी ने की है तो आर्मी कहती है कि हम अपने आप इसकी इंक्वायरी करेंगे, अपने आप ही फैसला करेंगे कोई गुनाहगार है कि नहीं, और अपने आप हम उसको सजा देंगे। मेरा उसमें ये कहना है कि भाई अब सिविलियन मरे, ये कंफर्म हो गया, तो पुलिस का केस रजिस्टर करना तो बनता ही है। किया होगा उन्होंने, नहीं किया तो गलत किया, जरूर किया होगा, करना चाहिए। अब पुलिस की तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। प्रॉब्लम आती है दिनेश जी जब सहयोग करने की बात होती है। जी, आर्मी कई बार अड़ जाती है कि साहब हम आपके पास अपना कोई अफसर, कोई जवान नहीं भेजेंगे इंक्वायरी के लिए, इंटेरोगेशन के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए। पुलिस वाले कहते हैं भेजो। अब समय की डिमांड ये है कि इनको भेजना चाहिए। जी, तो ये एक जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का मुद्दा जो बड़ा भारी जुड़ा हुआ, आप जानते हैं इसमें बहुत एजिटेशन हुआ। जी, इसमें प्रावधान ये है कि आर्मी के किसी भी ऑफिशियल के खिलाफ किसी भी मामले में जिसमें आर्मी इन्वॉल्व हो, लोकल स्टेट पुलिस एक्शन नहीं ले सकती जब तक भारत सरकार उसका सैंक्शन ना दे। जी, भारत सरकार मीन्स जब तक आर्मी ना सैंक्शन दे, वो सैंक्शन देते नहीं। जब वो सैंक्शन नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब आम जनता जो है वो तो कहती है कि साहब हमारे साथ इंसाफ करो। अब इंसाफ क्या है, मैं जानता हूं ऐसे केसेस में जहां आर्मी इज वेरी फाइन इंस्टीट्यूशन, बढ़िया लोग हैं, लेकिन हर जगह खराब अंडे होते हैं, जिसे कहते हैं हम रॉटन एग्स होते हैं। बिल्कुल, अब वो रेप कर दिया किसी लड़की का, मान लीजिए कोई घर चला दिया, किसी की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली, लेकिन आर्मी उनको भी नहीं भेजती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस मामले में मेरा ये विचार है कि साहब एक तो प्रॉम्प्ट एक्शन हो, तीन तीन लेवल्स पे एक्शन हो। जो जी सर, सीधी सी बात है, जो सबसे पहले मैं कहूंगा कि पहला काम तो आर्मी का है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करें, बेशक करें वो, लेकिन जल्दी करें। ये नहीं कि 3 महीने बाद साहब फैसला आएगा उसका। और जिसको सजा देनी है दें। और मेरा ये भी कहना है कि अगर वो गिल्टी को आइडेंटिफाई हो गए हैं तो उनको तुरंत इनको पुलिस के हवाले, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, आईपीसी के मुताबिक पुलिस के उनको हवाले कर देना चाहिए, बिल्कुल, जी, ताकि वो उनको कोर्ट में पेश करें। आप जानते हैं 24 घंटे में पेश करना पड़ता है। पेश जी, करें, तफ्तीश करें, उसका इन्वेस्टिगेशन करें, प्रोसिक्यूशन करें, ट्रायल करें, जो करना करें। इससे आर्मी का भी फायदा होगा, क्योंकि ये होगा कि सब कुछ पब्लिक के सामने आ रहा है। और आप जी, जानते हैं सिविलियन मामले जब आते हैं तो
पब्लिक ग्लेयर में आते हैं, मीडिया में आते जी। हैं, सोशल मीडिया में आते हैं। जी। अगर आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करती है तो वो ना सीक्रेट मामला होता है, वो पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है अंदर से, तो जी। लोगों को शक भी रहेगा कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, करते भी हैं कि नहीं करते। तो एक तो मेरा ये कहना है कि आर्मी को प्रॉम्प्टली एक्शन लेना चाहिए और गिल्टी को हैंडओवर कर देना चाहिए और बिल्कुल। पुलिस के साथ टोटल कोऑपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बड़े स्टेजेस पे आर्मी के साथ डील किया है इन ऑल दीज स्टेट्स, जो मैं आपसे कह रहा था, तो बड़ी परेशानी होती है। तो ये हमारे ही सेटल पे ऊपर जाके फिर जनरल्स के लेवल पे ये मामला जो है सेटल होता है, लेकिन हर मामले में अब इससे हाई लेवल पे जाना वो भी ठीक नहीं है। दूसरा एक्शन पुलिस का है, तुरंत करना चाहिए जो करना है। एसआईटी बना ली, अभी तक अनाउंसमेंट हुई नहीं, पता नहीं कैबिनेट की मीटिंग होनी है उसकी वेट कर रहे हैं, तो वो उनको करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को तो मुआवजा देना ही चाहिए एकदम से, बिल्कुल, बिल्कुल। जॉब भी देना चाहिए। वहां पे कह रहे हैं कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल का मतलब ये होता है दिनेश जी कि वायलेंस नहीं हो रही, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लोग बड़े जो इमेजेस आई हैं आप देख लीजिए, बहुत लोग बहुत बहुत परेशान है और ये फैलेगा। अच्छा, इसके और बड़े बैड कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। जी। एनएससीएन के साथ आप जानते हैं सीज फायर एग्रीमेंट है, बिल्कुल। उसमें सेटबैक होगा। प्रपोज्ड जो एग्रीमेंट उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि होगी, जो बात अटकी हुई है फ्लैग पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसको सेटबैक मिलेगा बिल्कुल। और एम्बुशेस होंगे आर्मी के खिलाफ, अनरेस्ट बढ़ेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी और डैमेज होगी और फिर साइकी में लोगों के बैठ जाएगा। बिल्कुल। अब हमको अपना दोस्त बनाना है तो दुश्मन बना लिया। चलो गलती हो भी गई, मान लिया, आर्मी ने माना भी, चलो गलती हो गई। गलती हो गई तो गलती के आगे भी तो बड़ा कुछ है, आप भी जानते हैं गलती के आगे भी तो बड़ा कुछ होता है, माफी बिल्कुल, है, बिल्कुल, मुआवजा है, वो सारा होना चाहिए। और भारत सरकार को इस मामले में भी मैं समझता हूँ सख्ती बरतनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही जी। कहा। ये मामला इतना संवेदनशील है कि जितना जल्दी इस पर काम किया जाएगा, उतना ही विश्वास लोगों के अंदर बढ़ेगा। जितना डिले होगा, ये अविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा और समस्या जो थोड़ी बहुत लग रही थी शायद किसी समझौते की ओर चली जाएगी, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगा और हम बैक टू द सेम, जो क्या कहते हैं कि सालों पीछे चले जाएंगे। एक घटना जब ऐसी घटती है, दर्दनाक घटनाएं होती हैं, हम सालों पीछे चले जाते हैं और किसी समझौते की जो गुंजाइश होती है वो भी समाप्त हो जाती है। दर्शक एक चीज मित्रों, और है दिनेश जी, एक चीज जी एक चीज और जी है जरूर। दिनेश जी, जी जी एक चीज और है, जी वो ये है कि जो और ताकतें हैं जो भारतवर्ष के एनिमिकल हैं, चाइना को इससे और बढ़ावा मिलेगा, जी पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा, दूसरे बिल्कुल इंसर्जेंट ग्रुप्स को बढ़ावा मिलेगा और शोर शराबा करने का, अशांति फैलाने का, गड़बड़ करने का, तो सारा नुकसान ही है ना साहब अल्टीमेटली। बिल्कुल तो आपने इसके सही बड़े कहा। बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर हमने ऑनेस्टली और प्रॉम्प्टली राइट एक्शन नहीं लिया, तो इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारा जो मीडिया है, जो सरकारें हैं, वो भी इसको देखती हैं कि भारत जहां मानव अधिकारों को बचाने की बात करता है और वहां पे सही कहा है। मानव अधिकारों का जब हनन होता है, तो ये सारे समाचार विदेशी समाचार पत्रों में प्रमुखता से आते हैं, छाए रहते हैं। और वैसे भी नागालैंड एक क्रिश्चियन स्टेट है, पूरी की पूरी देखा जाए तो धर्म का मामला भी आता है वहां पर उसके मामले। उन्होंने कहा है दिनेश जी, उन्होंने कहा है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाएंगे, बिल्कुल इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, कहा उन्होंने, और ये मुद्दा तो छवि खराब डेफिनेटली होगी। बिल्कुल उछलेगा। तो इसमें जो भी प्रॉम्प्ट एक्शन हो सकता है इमीडिएटली सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, वो तुरंत होना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये लगे कि हाँ, भारत सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील है और तुरंत एक्शन ले रही है। खास तौर से जो भी कुछ हुआ है, दुर्भाग्यवश मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, और जो वहां के जो एमपी हैं, खासतौर से एनडीए के साथी हैं, अभी एक टेलीविजन चैनल पे उन्होंने कुछ शब्दों का उपयोग किया था, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता अपने चैनल के ऊपर। वो माननीय सदस्य हैं, वो कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन वो इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि गुस्सा बहुत है लोगों के अंदर, और जब गुस्सा होता है तो फिर शब्दों का उपयोग भी होता है और एक्शन भी होते हैं, और खास तौर से संवेदनशील जो स्टेट है नागालैंड, वहां पे स्थितियां और काबू से बाहर हो सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे आपसे विदा दर्शक मित्रों, और शुक्रिया अदा करेंगे बीएल वोरा साहब का, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई स्टेट्स में। और शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों, हमें दीजिएगा आज्ञा, बहुत जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद आप सबका।